हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 26 दिसंबर और शुरू करते हैं पहले स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर है। दरअसल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि अगले साल 2023 में जितना भी फूड राशन प्रोवाइड किया जाएगा इस एक्ट के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अभी आपको पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो आपको राइट टू फूड है उसमें आपको 5 kg पर पर्सन का जो राशन दिया जाता था उसके लिए आपको 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता था। 3 रुपए पर केजी फॉर राइस, 2 रुपीज पर केजी फॉर व्हीट एंड 1 रुपीज पर केजी फॉर कोर्स ग्रेन। पर अब हुआ क्या है कि ये जो हमारी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना थी इसको मर्ज कर दिया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ में। आपको पता है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? ये 2020 में आई थी जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था। कई जो पुअर लोग थे वो माइग्रेट होकर वापस अपने गांव जा रहे थे। उस वक्त लॉकडाउन लग गया था तो किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। तो उस वक्त इनकम जनरेशन एकदम से ठप पड़ गई थी। तो जो गरीब लोगों के लिए उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया था। तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने 81.35 करोड़ लोगों को 5 kg राशन या व्हीट या राइस पर मंथ देने का निर्णय लिया था। इसी को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना बोलते हैं। ये आत्मनिर्भर पैकेज का पार्ट था और अब इसको मर्ज कर दिया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ में। तो दोनों को मर्ज कैसे किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो पहले 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए का जो चार्जेस लगता था वो फ्री हो गया है। मतलब आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे। अब आपको पर पर्सन 5 kg का राशन मिलेगा आपकी चॉइस के हिसाब से, राइस, व्हीट या कोर्स ग्रेन के हिसाब से। इसके अलावा कुछ सिग्निफिकेंट प्रोविजन ये भी थे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कि जो प्रेग्नेंट वुमन्स थी उन्हें 6000 रुपीज दिया जाना था ताकि उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा सके। और जो चिल्ड्रन है अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज उनको मिल्क प्रोवाइड किया जाना था। और इन केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर वो फूड सप्लाई आपको करने में नाकाम होते हैं तो उन्हें फूड सिक्योरिटी अलाउंस आपको प्रोवाइड करना था। इसीलिए इसे राइट टू फूड एक्ट माना गया है। मतलब एक लीगल राइट है कि आपको 5 kg का अनाज मिलना है। अगर नहीं मिलेगा तो सरकार उसके बदले आपको पैसे देगी। इसके साथ ही साथ ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म बनाया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर। तो अभी जो अनाउंसमेंट किया गया है कि जो नेक्स्ट ईयर होगा 2023 में जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके लिए जो भी कॉस्ट बेयर करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होगी वो समवेयर अराउंड 2 लाख करोड़ पर ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका भार उठाना पड़ सकता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ ग्रीन वॉल या बंगाल बैरियर जिसे हम बोल रहे हैं उसको लेकर ये न्यूज़ है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ग्रीन वॉल और जो बंगाल बैरियर है ये सस्टेनेबल नहीं है ना ही फिजिबल है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ग्रीन वॉल क्या है, ये बंगाल बैरियर है क्या। दरअसल जो वेस्ट बंगाल है वो पोल्यूशन की समस्या से जूझ रहा है। तो वहाँ की जो वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने ये डिसीजन लिया है कि हम 800 किलोमीटर का एक बायोशील्ड बनाएंगे उसकी बंगाल की वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास, ताकि जो पॉल्यूशन आ रहा है वेस्टर्न साइड से या फिर नेबरिंग स्टेट से तो उस पॉल्यूशन को रोका जा सके। अब ये बायोशील्ड कैसे होगी? ये एक मेगा प्लांटेशन होगी। जितनी भी वेस्टर्न बॉर्डर है वेस्ट बंगाल की, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, झारग्राम, तो इन डिस्ट्रिक्ट के आसपास 800 किलोमीटर का जो बॉर्डर में आप बड़े-बड़े ट्री प्लांटेशन लगाओगे। इससे एक बायोशील्ड क्रिएट हो जाएगी और आने वाले पॉल्यूशन को रोका जा सकेगा। क्योंकि वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये मानना है कि जो पॉल्यूशन आ रहा है अदर स्टेट से वो लगभग हाफ कंट्रीब्यूट करता है बंगाल के पॉल्यूशन में। मतलब बंगाल का जो अभी का 50% जो पॉल्यूशन है वो वेस्ट बंगाल के वेस्टर्न नेबर स्टेट से आ रहा है। तो ये शील्ड लगाने से उनका जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम आधा सॉल्व हो सकता है। ऐसा ही सिमिलर प्रपोजल देखने को मिला था हमारे दिल्ली से लेके गुजरात तक की जो बॉर्डर है, जो अरावली रेंज है, वहां पर एक ग्रीन वॉल बनाने का एक प्रपोजल आया था जिसमें हो क्या रहा था कि आपको जो थार डेजर्ट है उसके अलोंग अरावली रेंज के अलोंग आपको 1400 किलोमीटर का एक ग्रीन वॉल बनाना था। उसमें भी सिमिलर आपको बड़े बड़े ट्री प्लांटेशन लगाने थे जिससे जो वेस्टर्न साइड से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं उन्हें रोका जा सके। और इससे होगा क्या? इससे एक तो जो डेजर्ट इलाका है वहां पर फॉरेस्टेशन होगी, तो जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है डेजर्टिफिकेशन, उसको रोका जा सकता है। बट अभी तक इसकी कोई डिटेल रिपोर्ट आई नहीं है क्योंकि हमें ये देखना है कि जो बंगाल का जो प्रपोजल है ग्रीन वॉल का वो इनइफेक्टिव है या फिर सस्टेनेबल नहीं है। तो एक्सपर्ट्स का पहला आर्गुमेंट ये है कि आप 800 किलोमीटर पे ट्री प्लांटेशन की बात कर रहे हो। आपका जो ग्रीन वॉल होगा वो 800 किलोमीटर का होगा। इसका मतलब आपको काफी हद तक इसमें रिसोर्स यूटिलाइज करने पड़ेंगे, काफी हद तक आपके जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि 800 किलोमीटर ट्री प्लांटेशन करना काफी रिसोर्स कंज्यूम करेगा। और साथ ही साथ 800 किलोमीटर में जो बड़े-बड़े ट्रीज आपको ग्रो करने हैं उसमें भी समय लगेगा। तब तक आप जो इमीडिएट इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते आपके पॉल्यूशन का। सेकंड थिंग, जो हमारा जो एयर पॉल्यूशन होता है इसके जो मोस्टली जो पार्टिकल्स होते हैं वो पीएम 2.5 होते हैं, पार्टिकुलर मैटर 2.5। और ये जो फ्लो करते हैं ये हमारे अर्थ सरफेस की 500 मीटर अबव फ्लो करते हैं। तो जो पेड़ होंगे वो आपके कितनी हद तक आपको सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि पेड़, सब भी पेड़ आपके 500 मीटर तक जा भी नहीं सकते।
तो जो एयर पोल्यूशन जो स्टेट से आ रहा है, जो वेस्टर्न नेबर से आ रहा है आपके, उसको तो वो पेड़ रोक भी नहीं पाएँगे। तो ये जो सॉल्यूशन है, वैसे भी हाफ बेक्ड है। और एक चीज़ ये भी फैक्टर बताया गया, अगर आप दूसरे स्टेट में एनालाइज़ करोगे, तो वहाँ पर जो पॉल्यूशन आ रहा है नेबरिंग स्टेट से, वो और ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में जो पॉल्यूशन आता है नेबरिंग स्टेट से, वो तो कम है अगर हम कंपेयर करें अदर स्टेट्स में कि उनके स्टेट में कितना पॉल्यूशन आ रहा है अदर स्टेट से, तो वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। और अभी अभी तक कोई ऐसा सिंगल एविडेंस नहीं है कि ग्रीन वॉल पॉल्यूशन को रोकने में सक्षम है। अभी एक ग्रीन वॉल साहेल रीजन की जो अफ्रीका में है, आपको सहारा डेजर्ट के नीचे जितनी भी कंट्रीज मिलेंगी साहेल रीजन की, वो भी एक ग्रीन वॉल बनाने का विचार कर रही है। इस कंट्री में कौन-कौन है? इस कंट्री में जिबूटी, इरिट्रिया, इथियोपिया, सूडान, चाद, नाइजर, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, मॉरिटाना एंड सेनेगल। अब इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कौन-कौन है? एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वर्ल्ड बैंक और यूएनएफसीसीडी। बट अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो अभी हम इसके रिजल्ट को चेक नहीं कर सकते कि ये कितना पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो इस पे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, या तो प्रीलिम्स में आएगा या मेंस में आएगा, बट इसका क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं आगे। हमारे अगले न्यूज़ बिजली उत्सव को लेकर है। ये बिजली उत्सव कौन ऑर्गेनाइज करता है? इस बिजली उत्सव को आरएसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि हमारी महारत्न कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये कंपनी आती है। वो इस बिजली उत्सव को विभिन्न क्षेत्रों में सेलिब्रेट करती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? होता क्या है इस बिजली उत्सव में? देखिए, जगह-जगह वहाँ पे सेशन कराए जाते हैं। वहाँ पे जो लोग होते हैं, उन्हें बताया जाता है कंज्यूमर राइट्स के रिगार्डिंग कि आपके क्या राइट्स होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी के क्या फ़ायदे हैं, आपके लाइफ़ में कैसे चेंजेस आता है इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद में, क्या चैलेंजेस आते हैं जब रिमोट एरियाज़ में जब इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाती है, साथ ही साथ बिजली बचाना और भी इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग कई सारी इन्फॉर्मेशन और कंज्यूमर अवेयरनेस वहाँ पे फैलाई जाती है। कुछ नुक्कड़ नाटक भी किए जाते हैं, बच्चों के लिए क्विज़ कॉम्पिटिशन किए जाते हैं और एलईडी बल्ब भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो इसे गेम्स में क्विज़ गेम्स में जो विनर्स होते हैं। बट हमें यहाँ पे आरएसी के बारे में जानना है, क्योंकि प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो आरएसी एक एनबीएफसी है पावर सेक्टर की। ये एक महारत्ना कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। ये 1969 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये एनबीएफसी मतलब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को, स्टेट गवर्नमेंट को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स को, प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज़ को। तो ये हमें याद रखना है कि ये किस-किस को फंड प्रोवाइड करती है। और ये नोडल एजेंसी है जो हमारे केंद्र सरकार की जो स्कीम है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड एनईएफ। तो इन तीनों जो हमारी जो स्कीम है, जो हम हर घर तक जो बिजली प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो उस पे जो स्कीम है उसको ये फंड इस नोडल एजेंसी के थ्रू किया जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट आरईसी से रिलेटेड प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ मोआ मिठाई को लेकर है। ये जो मोआ मिठाई है, ये कहाँ की है? जयनगर की है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको जो जीआई टैग मिला था 2015 में, उसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है 10 साल के लिए। तो ये जो मोआ मिठाई है बंगाल की, ये जयनगर से है। जयनगर कहाँ आता है? ये वेस्ट बंगाल के जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का ये टाउन है, जयनगर। तो यहाँ पे ये मोआ मिठाई बनाई जाती है और ये 1904 से यहाँ बनाई जा रही है। इसको बनाते कैसे हैं? तो इसको बनाने के लिए जो कंद-कचूर खोई है, उसमें आप जैगरी यूज़ करते हो, शुगर, कैश्यू नट्स और राइसिन मिलाया जाता है, तब जाके ये मोआ मिठाई तैयार होती है। प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है बहुत कम होती है, 5 दिन से ज़्यादा ये चल नहीं पाती, फिर ये एक्सपोर्ट नहीं हो पाती थी। बट 2020 से इसका जो एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो गया है। तो ये बेसिक फैक्ट है मोआ मिठाई को लेकर, क्योंकि इसका जीआई टैग इसको 2015 में मिला हुआ था और इसका जो जीआई टैग है वो एक्सटेंड कर दिया गया 10 साल के लिए, इसलिए हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ जेल बोट्स को लेकर है। क्या है जेल बोट्स? दरअसल जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक सॉफ्ट रोबोट बनाया है। उस सॉफ्ट रोबोट का नाम रखा है जेल बोट्स। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सॉफ्ट रोबोट होते क्या हैं? सॉफ्ट रोबोट का मतलब ये होता है कि ऐसे रोबोट जो प्लास्टिक से या हार्ड मेटल से नहीं बने होते हैं। तो ऐसे रोबोट को सॉफ्ट रोबोट बोला जाता है। तो इस जेल रोबोट्स को बनाया कैसे गया है? इसे जिलेटिन से बनाया गया है और इसे 3D प्रिंटिंग का यूज़ करके बनाया गया है। अब चूँकि ये ना तो हार्ड मेटल से बना है, ना प्लास्टिक से बना है, तो ये पावर कैसे जनरेट कर रहा है? ये इसमें कैसे ये अपने आप को मूव कर रहा है बिना पावर के? क्योंकि जो दूसरे रोबोट्स होते हैं, उनमें बैटरीज़ लगी होती है, तब जाके वो मूव करती हैं। बट जेल बोट्स में होता क्या है, ये टेम्परेचर से मूव होती है। जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उससे ही मूव होती है। देखो, जब ज़्यादा गर्मी होगी, तो ये स्वेल करेगा। जब कम टेम्परेचर होगा, तो ये श्रिंक करेगा। तो उससे ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट जनरेट करेगा। क्योंकि इसका जो शेप है, डायमेंशन है, पैटर्न है, तो टेम्परेचर वेरिएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, ताकि ये रोबोट फॉरवर्ड हो सके, बैकवर्ड हो सके, फ्लैट सरफेस पे या फिर क्रॉल हो सकता है एक सर्टेन डायरेक्शन में। अब इसका यूज़ क्या है? देखिए, जब भी हम ह्यूमन्स के बायोमेडिकल की बात करते हैं, बायोमेडिसिन की बात करते हैं, तो प्लास्टिक का या फिर मेटल का जो रोबोट यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। बट जेल बोट्स का यूज़ कर सकते हैं हम, जो
हमारी मेडिसिन है वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स को टारगेट करने के लिए, ताकि हम एक टारगेटेड मेडिसिन डेवलप कर सकें। स्मार्ट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। इनसे मरीन रोबोट बनाए जाते हैं जो कि ओशन में पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग का काम कर सके। ये हमारी बॉडी में बायोमार्कर बायोकेमिकल का भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जेल बोट्स के काफी ज्यादा एप्लीकेशन हैं। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था। विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एनपीओपी इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Second है, the Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) function as the secretariat for the implementation of NPOP. Third, Sikkim has become the India's first fully organic state. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एनपीओपी, ये किसके अंडर आता है? ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। क्योंकि ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है क्या है, ये सर्टिफिकेशन का काम करता है। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उनको सर्टिफाई करता है ताकि उनके इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया जा सके, और ज्यादा जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग उसको और ज्यादा प्रमोट किया जा सके, तो उससे और ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है। क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये इशू बना रहेगा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का। इसको अब इंप्लीमेंट कौन करता है? इसको एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा, ये इसको इंप्लीमेंट करती है एनपीओपी को। ये जो अथॉरिटी है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ही आती है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते थे कि पहला स्टेटमेंट गलत है। सिक्किम हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट, ये स्टेटमेंट सही है और कई बार न्यूज में फ्लैश हो चुका है। तो हमें पता होना चाहिए कि सिक्किम हमारा पहला ऐसा राज्य है जो फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 2 एंड 3। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।